अब देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है और ये टॉपिक है कन्फर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में संरूपण। ओके, तो देखो बच्चों, कल हमने डिस्कस किया था वेयर स्ट्रेंथ थ्योरी। ओके, इस थ्योरी में आपने देखा कि जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसका जो डेविएशन एंगल है, डिस्टॉर्शन एंगल है, वो साइक्लोपेंटेन के डिस्टॉर्शन एंगल या डेविएशन एंगल से कहीं ज्यादा है। ऐसे में जो साइक्लोहेक्सेन होगा वो लेस स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन। तो ये जो लिमिटेशन है वेयर स्ट्रेंथ थ्योरी का, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरी थ्योरी दी गई जिसे बोला गया है साक्से-मोहर थ्योरी। ये थ्योरी यहां पर इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि जो साइक्लोहेक्सेन है इसमें जो हमें कन्फर्मेशन एक्सप्लेन करना है, ये कन्फर्मेशन इसी थ्योरी के बेस पर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो समझ गए बच्चों कि जो हमने कल वेयर स्ट्रेंथ थ्योरी देखी थी, उस थ्योरी में हमने देखा था कि जो साइक्लोहेक्सेन है उसका डेविएशन एंगल या डिस्टॉर्शन एंगल किससे ज्यादा है? साइक्लोपेंटेन के डिस्टॉर्शन एंगल से कहीं ज्यादा है। विकृत कोण जो है उससे कहीं ज्यादा है। तो ऐसे में साइक्लोहेक्सेन की जो स्टेबिलिटी होगी वो साइक्लोपेंटेन से कम होगी, बट ऐसा नहीं है। साइक्लोहेक्सेन की जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, वो साइक्लोपेंटेन के स्थायित्व से कहीं ज्यादा है। तो ये जो लिमिटेशन आ गया वेयर स्ट्रेंथ थ्योरी में, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरी थ्योरी दी गई जिसे बोला गया साक्से-मोहर थ्योरी। ये थ्योरी मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि इस थ्योरी के बेस पर ही हमें साइक्लोहेक्सेन में कन्फर्मेशन संरूपण को एक्सप्लेन करना है। अब देखते हैं कि ये थ्योरी क्या है। तो ये जो थ्योरी है, इट इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ हायर एलिसाइक्लिक रिंग। समझ गए बच्चों कि ये जो थ्योरी है साक्से-मोहर थ्योरी, ये जो 5 या इससे 5 से कहीं ज्यादा, 5 से मतलब 6 से लेके और आगे तक के जो कार्बन एटम वाली रिंग होती है या कंपाउंड्स होते हैं, रिंग वाली कंपाउंड्स जो होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। इस थ्योरी में क्या बोला गया, देखो कि इस थ्योरी ये कहती है कि ऐसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स या हम कहें कि साइक्लोएल्केन्स जिनमें 5 से ज्यादा कार्बन है, उनमें रिंग के जो कार्बन एटम्स हैं या कहें कि रिंग के जो एटम्स हैं वो एक ही प्लेन में नहीं होते। मींस जो रिंग होगी वो प्लेनर नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि रिंग के जो एटम्स हैं वो डिफरेंट प्लेन्स में इस तरह से ओरिएंटेड होते हैं कि साइक्लोहेक्सेन का एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन या साइक्लोएल्केन्स या एलिसाइक्लिक कंपाउंड का एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिलता है कि जो रिंग में कार्बन एटम्स हैं या जो भी एटम्स हैं उनके बीच का बॉन्ड एंगल डेविएट नहीं होता, वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू में रहता है। ऐसे में रिंग में कोई स्ट्रेन नहीं आता, और जब स्ट्रेन नहीं होगा रिंग में तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। यही है साक्से-मोहर थ्योरी। फिर से समझें, इस थ्योरी में बोला गया कि ऐसा एलिसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें 5 से ज्यादा कार्बन एटम्स हैं, रिंग के ये जो एटम्स हैं ये एक ही प्लेन में ना हो के डिफरेंट प्लेन्स में होते हैं, और मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह से ओरिएंटेड करता है, फोल्डेड करता है कि जो एटम्स हैं रिंग के, उनके बॉन्ड एंगल में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता, और मॉलिक्यूल स्ट्रेन लेस रहता है, तनाव रहित रहता है, और मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यही है साक्से-मोहर थ्योरी। देखो, रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ हायर एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एलिसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग मोर देन 5 कार्बन
एटम। समझ गए ना कि ऐसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड साइक्लोएल्केन्स जिनमें 5 से ज्यादा कार्बन एटम्स हैं और एटम्स ऑफ साइक्लोएल्केन या एलिसाइक्लिक रिंग, हम यहां पर ऐसे भी ले सकते हैं एलिसाइक्लिक रिंग, नॉट लाई इन प्लेन, एक ही प्लेन में नहीं होते बट प्लेस्ड इन डिफरेंट प्लेन्स and form strandless structure, पकड़ स्ट्रक्चर, या हम ये कहें फोल्डेड स्ट्रक्चर। जैसे कोई फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है ना कि कैसे भी हम उसको मोड़ दें वैसा स्ट्रक्चर बनता है। एंड बॉन्ड एंगल नॉट डेविएट फ्रॉम ओरिजिनल वैल्यू मींस 109 डिग्री 28 मिनट्स व्हिच गिव स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, इन स्टेबिलिटी इन साइक्लोएल्केन। समझ गए ना कि मॉलिक्यूलर प्लेन में सारे एटम्स नहीं होते रिंग के, एक ही प्लेन में नहीं होते बल्कि डिफरेंट प्लेन्स में इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि मॉलिक्यूल में किसी प्रकार का कोई स्ट्रेन ना रहे, बॉन्ड एंगल डेविएट ना हो और मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी ज्यादा हो। समझ गए बच्चों, इस सिद्धांत, यह सिद्धांत उच्च एलिसाइक्लिक वलय के स्थायित्व से संबंधित है। इसके अनुसार ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें 5 से ज्यादा कार्बन होते हैं उन्हें वलय के परमाणु, ठीक है, उनमें वलय के परमाणु एक तल में नहीं रहते बल्कि अणु अपने आप को इस प्रकार से अभिविन्यासित करता है कि ये परमाणु विभिन्न तलों में स्थित होकर एक तनाव रहित वलय बनाते हैं, एक फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे बंध कोण के मूल मान में कोई विचलन नहीं होगा और अणु का स्थायित्व अधिक होता है। यही है साक्से-मोहर थ्योरी, जो कि वायर स्ट्रेन थ्योरी, जो वेयर स्ट्रेन थ्योरी है, उसके उस लिमिटेशन को हटा दिया जिसमें साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी को हम उस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये था साक्से-मोहर थ्योरी। अब ये थ्योरी इसलिए बताई है क्योंकि जब साइक्लोहेक्सेन में इस तरह से स्ट्रेनलेस जब स्ट्रक्चर बनता है तो साइक्लोएल्केन के जो रिंग है उसके कार्बन एटम इस तरह से अरेंज होते हैं डिफरेंट प्लेन्स में कि उसमें जो है 2 टाइप्स के मेन क्या बन जाते हैं, कन्फर्मर आइसोमर्स, जिनमें से एक चेयर फॉर्म बनेगा और एक क्या, बोट फॉर्म। चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म या रिंग फ्लिपिंग होती है जब, तो इनके बीच में और भी कुछ कन्फर्मर्स बनते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर्स। ओके, तो साक्से-मोहर थ्योरी ये कहती है कि साइक्लोहेक्सेन जब कन्फर्मेशन होता है तो इसमें ऐसे कन्फर्मर्स बनते हैं जो स्ट्रेनलेस होते हैं। ऐसे में जब साइक्लोहेक्सेन स्ट्रेनलेस कन्फर्मर्स बनाता है तो उनमें जो 2 कन्फर्मर्स बनते हैं वो इस तरह से हैं। एक कहलाता है चेयर फॉर्म, कुर्सी रूप, और एक होता है बोट फॉर्म, नाव रूप। ये जो दोनों बनते हैं, तो हम अगर ये देखें कि जो चेयर फॉर्म है इट इज अ स्टेगर्ड फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अभी मैं आपको इसका स्टेगर्ड फॉर्म बना के बताऊंगा। और जो बोट फॉर्म है उसे ये है साइक्लोहेक्सेन का इक्लिप्स्ड फॉर्म। ये स्टेगर्ड है, इसमें सारे हाइड्रोजन एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस में होते हैं। और यहाँ पर जो हम ये देखेंगे जो बोट फॉर्म है इसमें जो हाइड्रोजन एटम्स होंगे पर कार्बन के वो एक दूसरे के साथ। पहले हम इसको इस तरह से समझते हैं, तो समझ गए ना कि साक्से-मोहर थ्योरी ये कहती है कि साइक्लोहेक्सेन 2 टाइप्स के क्या करता है, स्ट्रेनलेस कन्फर्मर्स बनाता है, तनाव रहित संरचनाएं बनाता है। इनमें से एक है कुर्सी रूप, यह साइक्लोहेक्सेन का स्टेगर्ड फॉर्म है, निशांतरित रूप है। और जो इक्लिप्स्ड बोट फॉर्म है ये क्या है, ग्रसित रूप। देखो इस तरह से ये कुर्सी जैसा दिख रहा है, अगर हम इसमें हाइड्रोजन लगा दें तो ये कुर्सी बन गई। तो ऐसा फॉर्म दिखता है, किसे बोला गया है, चेयर फॉर्म। ये जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चों, ये हो चाहे ये हो और चाहे ये हो, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, चाहे ये, मतलब ये ऐसे फैले होते हैं कि हम ये कहें कि ये जो 2 बॉन्ड है वो ऐसे है, इस तरह से। तो ये एंगल 90 से भी मतलब 109 डिग्री 28 मिनट्स का।
जस्ट ऐसा ही ये इस तरह से फैले हुए हैं कि ये एंगल डेविएट नहीं होगा, ये इस तरह से है कि ये एंगल डेविएट नहीं होगा, ये भी इस तरह से फैले हुए हैं। मतलब अगर हम पूरा 3 डायमेंशनल देखें तो दोनों ये और ये जो है ऐसे फैले हुए हैं यू। यहाँ एक कार्बन ये है, ये वाला कार्बन सपोज ये है, तो ये कार्बन ये है, तो ये जो एंगल है, फिर यहाँ पर दूसरे एटम्स इस तरह से अरेंज हैं कि उनमें किसी प्रकार का कोई बॉन्ड डेविएशन ना हो। तो इस तरह का जो कन्फॉर्मर 3 डायमेंशनल फोल्डेड फॉर्म में जब बनता है साइक्लोहेक्सेन का, तो ये कहलाता है चेयर फॉर्म। और ऐसा ही ये वाला जो पार्ट है इसको हम ऊपर की तरफ उठा दें और ये कार्बन को नीचे की तरफ ला दें, तो ये बन गया बोट फॉर्म। इसमें भी बॉन्ड एंगल में कोई डेविएशन नहीं होता। तो इस तरह से चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म ये दो बनते हैं किसके, साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रैंडलेस स्ट्रक्चर। इसके अलावा और भी बनते हैं लेकिन उनमें थोड़ा स्ट्रैंड होता है, उनको हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, जो साइक्लोहेक्सेन है, चाहे वो चेयर फॉर्म हो चाहे बोट फॉर्म, उसमें जो पर कार्बन है उसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स ज्वाइंट रहते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं और इनको ज्वाइंट करने वाले, बॉन्डेड करने वाले जो बॉन्ड्स हैं, उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड CH बॉन्ड्स जो है ये ओके, उनके हम टाइप्स देखते हैं साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मर में। तो साइक्लोहेक्सेन में 2 प्रकार के हाइड्रोजन और 2 प्रकार के CH बॉन्ड होते हैं, उनको देखते हैं। इनमें से 1 टाइप कहलाता है एक्सियल हाइड्रोजन एंड एक्सियल बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स विच आर परपेंडिकुलर टू द रिंग, मतलब जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है उसके परपेंडिकुलर, मतलब अबव और बिलो, रिंग के ऊपर और नीचे जो हाइड्रोजन होंगे उनको बोला जाता है क्या, एक्सियल हाइड्रोजन। और इन हाइड्रोजन, ठीक है, को जो बॉन्डेड रखते हैं, या हम ये कहें कि जो साइक्लोहेक्सेन रिंग के ऊपर या नीचे जो बॉन्ड्स हैं वो है एक्सियल बॉन्ड्स, और उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या है, हमारे एक्सियल हाइड्रोजन। अभी मैं आपको बताता हूं, वलय के लंबवत स्थित बंधों को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, और उनसे जो हाइड्रोजन जुड़े हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, ठीक है, एक्सियल हाइड्रोजन। अक्षीय बंध और अक्षीय हाइड्रोजन। और दूसरा है इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एंड बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल विषुवतीय या निरक्षीय बंध कहलाते हैं और उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन। तो ऐसे बॉन्ड्स साइक्लोहेक्सेन में जो CH बॉन्ड है वो ऐसे बॉन्ड जो साइक्लोहेक्सेन की जो रिंग है उसके प्लेन में होते हैं, उनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और उनसे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनको बोला जाता है बच्चों क्या, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। देखो मैं स्ट्रक्चर से बनाता हूं, आप इसे नोट कर ले। ओके, अब हम साइक्लोहेक्सेन रिंग का स्ट्रक्चर बना के और इन हाइड्रोजन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस तरह से एक्सियल है और किस तरह से ये इक्वेटोरियल है। तो देखो बच्चों, अगर हम एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन को समझना चाहें तो पहले हम साइक्लोहेक्सेन रिंग बनाते हैं। ये है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म, चाहे चेयर ले लें चाहे बोट फॉर्म ले लें, सब में ये हाइड्रोजन होते हैं। तो देखो यहां से आप देखिए, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, ऐसे हमारे पास देखें तो ये है 6 कार्बन। हर एक कार्बन से बॉन्ड इस तरह से जुड़े हुए हैं। ये है इस तरह का बॉन्ड, ऐसा ही इसको ले लें, जस्ट ऐसा ही यहां ले तो एक ऐसा, एक ऐसा, तो ये ओके, ये हाइड्रोजन तो यहां पर ये ऐसा हो जाएगा, ओके, और यहां पर ये है तो यू। अब यहां पर ये जो बॉन्ड है, यहां H है, यहां H, यहां H है, यहां H, ऐसे ओके, ऐसे हुआ। तो ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं ये है कौन सा, एक्सियल हाइड्रोजन। समझे बच्चों, ये कौन सा है, अक्षीय हाइड्रोजन, जिसे हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे और ये कहलाएगा क्या, एक्सियल बॉन्ड, अक्षीय बंध। समझ गए इस तरह से। अब ये जो बॉन्ड है ये वाला, इसको बोला जाएगा इक्वेटोरियल बॉन्ड।
और इस हाइड्रोजन को बोलेंगे क्या, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, विषुवतीय हाइड्रोजन, विषुवतीय, जस्ट ऐसा है। ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, अगर हम इसे वन पोजीशन ले लें, वन, ये यहां से 1 2 3 4 5 6, अब ये हाइड्रोजन देखो बच्चों, अगर आप इस हाइड्रोजन 1 C1 एक्सियल हाइड्रोजन, ये जो है अब ठीक है द प्लेन ऑफ रिंग, और C2 जो है एक्सियल हाइड्रोजन, ठीक है, बिलो द प्लेन ऑफ रिंग। तो ये जो है C1 C2, ये कौन सी पोजीशन है, ट्रांस, मतलब यहां पर C1H और C2H ये क्या कहलाएंगे, ट्रांस हाइड्रोजन। जस्ट यहां पर आ जाए, अब यहां पर अगर आप देखें ऐसे ही C1 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन और C2 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, ये यहां पर देख लो आप कि ये है एक्सियल, ये है एक्सियल, तो ये ऊपर है और ये नीचे की तरफ है, दोनों रिंग के ऊपर नीचे है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हम इन्हें बोलेंगे C1 C2, या यहां पर देख लो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन C1 और C2 है, अपोजिट दिख रहे हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है, हम इसको इस तरह समझें कि ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है, ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है और इनको बोलेंगे ट्रांस हाइड्रोजन। ऐसा ही इक्वेटोरियल पोजीशन में देखो, यहां पर ये जो H है और ये H है, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, या यहां पर आप देखो ये और ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, C1 C2, यहां पर C1 ये C2 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, C2 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, ये भी क्या कहलाएंगे बच्चों, ट्रांस पोजीशन। अब आता है कि सिस किसे बोलते हैं, तो देखो आप सिस में अगर देखें केवल एक्सियल में, ओके, अगर आप एक्सियल में चले जाएं तो एक्सियल में C1 और C3 जो H है ये है सिस। ऐसे ही अगर आप इक्वेटोरियल में चले जाएं तो C1 और C3 ये भी क्या कहलाएंगे, सिस। ये और ये C1 और C3 जो H है एक्सियल पोजीशन में वो सिस है, या C1 और C3 जो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है, समझ गए ना, ये जो है वो कहलाएंगे सिस। अब आता है कि C1 एक्सियल और C2 इक्वेटोरियल। देखो बच्चों C1 एक्सियल, या यहां पर देखो आप C1 एक्सियल और C2 इक्वेटोरियल, ये जो पोजीशन है ये कैसी है, सिस। समझ गए ना कि C1 एक्सियल और C2 इक्वेटोरियल, क्यों, क्योंकि ये भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, तो ये सिस पोजीशन है। अब यहां है C1 एक्सियल की जगह हम इक्वेटोरियल ले लो और C2 एक्सियल ले लो, C1 इक्वेटोरियल C2 एक्सियल, तो भी ये क्या कहलाएगा बच्चों, सिस। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक ही नीचे की तरफ झुके हुए हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। ऐसे ही अगर आप इस तरह से, तो आप समझ गए होंगे कि ट्रांस C1 C2 एक्सियल एक्सियल ट्रांस है, ठीक है, C1H C2H यहां पर जो है, तो ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, और ये C1H और C2H ट्रांस हाइड्रोजन कहलाएंगे, ये ट्रांस है। C1 C2 इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल भी ट्रांस है। एक्सियल C1 C3 एक्सियल जो पोजीशन है हाइड्रोजन है वो सिस होंगे, C1 C3 H सिस होंगे इक्वेटोरियल में, C1 C2 एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन की अगर आप लेंगे तो ये सिस होंगे, जस्ट ऐसा ही है। तो यहां पर अगर आप शॉर्ट में देखें कि सिस कौन कौन सी पोजीशन एक्सियल के लिए है और कौन कौन सी पोजीशन
जो है, तो आप देखो यहां पर C1 C3 C5 C1 C3 C5 ये तीनों एक्स, ठीक है। अगर आप एक्सियल में लें तो ये है हमारे पास सिस पोजीशन, है ना। ऐसे ही इक्वेटोरियल में अगर आप जाएंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में अगर या हाइड्रोजन, ओके, बॉन्ड्स ले लें या हाइड्रोजन, तो देखो अगर आप यहां पर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स देखें तो C1 C3 और C5, C1 C3 C5 नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये भी क्या होंगे, सिस पोजीशन। अगर आप यहां पर इनकी देखें कि कौन कौन सी ट्रांसपोजिशन है, तो देखो C2 C4 और C6 ये जो पोजीशन है, C2 C4 आ रहे हैं, कहां कहां पर है ये। अगर आप इनको देखें कि कौन सी ट्रांसपोजिशन में हाइड्रोजन, इक्वेटोरियल हो या एक्सियल, ये है। अब हम आ जाते हैं ऐसे ही C2 C4 C6, यहां पर है C2 C4 और C6, तो ये भी क्या है, एक्सियल हो चाहे इक्वेटोरियल हो, ये क्या कहलाएंगे, सिस पोजीशन। ट्रांस में तो अभी आपने देख लिया 1 2, ठीक है, 2 3 3 4। अगर आप इनकी एक्सियल में देखें तो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 ये सब क्या है, ट्रांसपोजिशन, चाहे वो एक्सियल हो चाहे इक्वेटोरियल। ये इसलिए बताया है मैंने क्योंकि अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में सिस ट्रांस 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 सिस सिस इस तरह के आपको कन्फर्मर्स देखने होंगे। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि ये एक्सियल हाइड्रोजन है, ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है, समझ गए ना। ये आप देख रहे हैं कि प्लेन के ऊपर की तरफ है या प्लेन के नीचे जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं या जो बॉन्ड्स दिख रहे हैं वो सीधा सीधा एक्सियल है, जो साइक्लोहेक्सेन रिंग के प्लेन में दिख रहे हैं वो इक्वेटोरियल है। 1 2 एक्सियल ट्रांस होती है, 1 2 इक्वेटोरियल ट्रांस होती है, एक्सियल ट्रांस 1 3 सिस होती है, चाहे इक्वेटोरियल के लिए लें चाहे एक्सियल। यहां तक आप समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन और सोहार्स प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मर्स, ओके। तो यहां देखो ये है चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म में मैंने अभी आपको बना के बताया था, ये है सोहार्स प्रोजेक्शन, क्योंकि इसमें सारे बॉन्ड्स बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं, ओके। हम पीछे जो है रिंग ऐसे है, तो हम ये सामने वाले जो कार्बन है इनको तो हम डार्क सर्किल में ले रहे हैं, और ये जो हम देख रहे हैं पीछे वाले जो कार्बन एटम्स हैं हम इन्हें किस फॉर्म में ले रहे हैं, इस तरह से हॉलो सर्कल के फॉर्म। तो ये सोहार्स है। अब हम देखो इसका प्रोजेक्शन बनाते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन। मैं ये वाला कार्बन ले रहा हूं, ये है C3 कार्बन, ओके। यहां इस तरह से समझें, ये है कौन सा कार्बन, C3। हम ऐसे सामने से देख रहे हैं, तो ये हाइट जो कार्बन है मैं इसको इस तरह से डार्क ले लूंगा। अब इस C3 कार्बन में एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है, देखो आप, एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है और एक यहां पर CH2 ग्रुप जुड़ा है। मैं अब इसको CH2 के फॉर्म में ले लेता हूं, ओके। सामने वाला देखो, इसमें ये एक हाइड्रोजन ऐसे है, तो यहां पर CH2 आ रहा है, तो यहां नीचे की तरफ H। इस वाले कंफर्मेशन को मैंने इथेन जैसा समझे कि 1 2 3 H, तो यहां 2 H और एक CH2 है, जस्ट ये सामने वाला, ओके। अब आप देखो कि ये जो ये वाला जो कार्बन था पीछे वाला, ये अब यहां पर एक सर्किल फिर लेते हैं हम। ये कौन सा सर्किल होगा बच्चों, 1, और ये वाला जो सर्किल है वो C6 वाला, ये वाला डार्क। अब आप देखो कि ये CH2 जाके इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला जो सर्कल है हम इसको इस तरह से ले लें कि ये है और एक ये है, तो यहां पर ये डार्क है, ओके, ऐसे ले लें। तो यहां पर पीछे वाला जो है, सर ये पीछे वाला हो गया हॉलो सर्कल में ले हम इसको ऐसे,
ये हमारा CH2 ये जाके इधर जुड़ा है, और ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला जो डार्क करते हैं हम इसको ऐसे ले लें, ये है ऐसे ले CH2, हम इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं, तो यहां पर ये आके यहां पर पहुंचे, समझ गए ना, ये वाला जो है ये इस वाले कार्बन से। अब यहां पर देखो कि एक H ऐसे है और एक H ये होगा, जस्ट यहां पर देखो ये H और ये H, तो ये जो कन्फर्मर देख रहे हैं आप, ये कौन सा है, न्यूमैन प्रोजेक्शन, और ये कौन सा देखो सोहर्स प्रोजेक्शन में चेयर फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म होता है, स्टेगर्ड फॉर्म, समझ गए ना। तो ये देख रहे हैं आप सीधा है कि स्टेगर्ड फॉर्म है, हर एक हाइड्रोजन अपने आप में दिख रहा है, ये है एक्सियल, तो ये क्या दिख रहा है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होता है। अब हम आ जाते हैं कौन से फॉर्म में, बोट फॉर्म, समझ गए बच्चों कि बोट फॉर्म कैसे बनेगा और उसमें कौन सा है, वो इक्लिप्स फॉर्म है या स्टेगर्ड फॉर्म। तो अगर आप इसको नीचे की तरफ खींच दें ऐसे पकड़ के, तो आप देखो कि ये जब नीचे आएगा तो ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर, ये इसके सामने, तो वो बन जाएगा बोट फॉर्म। मैं इसको बना के बताता हूं, यहां तक हटा दूं, आप समझ गए होंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन में कि स्टेगर्ड फॉर्म जो है चेयर फॉर्म है, और यही रीजन है कि सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। अब हम आ जाते हैं बोट फॉर्म को, देखो कौन सा फॉर्म है, बोट फॉर्म। बोट फॉर्म में आप देखोगे कि यहां पर ये है C, ये है C, ठीक है, यहां पर हम ऐसा है, ये है C और ये है C, यहां H, तो यहां पर जो H होंगे बच्चों वो ऐसे दिखेंगे आपको, ये हो गए, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना दूं, ये ऐसे हो जाएंगे, ये ऐसे, यहां पर हम ले लेंगे CH2 और यहां क्या CH2, तो मैं इसको वॉल फॉर्म में ले रहा था ऐसे, और हम इनको डार्क कर देते हैं, ओके ऐसे। तो ये हाइड्रोजन बिल्कुल आमने सामने, ये और ये हाइड्रोजन आमने सामने है, ओके। और मैं इसको ऐसे ले लूं, ये हो गया, और ये H ऐसे, जस्ट ऐसा ही ये H और ये H ऐसे लिखेंगे। तो देखो अगर हम इसको देखें, ये है हमारे पास एक सर्किट पीछे का, और ये है हाइड्रोजन, और यहां पर है CH, ये है डार्क सर्किट सामने का, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, और ये हो गया CH, दोनों हाइड्रोजन देख रहे हैं आप। ये है हमारे पास एक्सियल हाइड्रोजन, तो ये कौन से हो गए, इक्विटोरियल। यहां चले जाए, ये फिर से सर्किल में आ जाए, यहां H, यहां H, और जस्ट ऐसा ही यहां पर ले लो, तो ये है H और ये है इस तरह से H। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि ये जो फॉर्म बन गया ये है, तो ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं बिल्कुल आमने सामने दिख रहे हैं इस तरह से, तो ये है कौन सा, इक्लिप्स्ड फॉर्म, और इसी को हम बोलते हैं क्या, वो फॉर्म। तो जो आपने देखा था कि ये जो बना हुआ था ना ऐसे साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर, तो ये जो बॉन्ड है जब आप नीचे की तरफ खींचोगे तो ये हाइड्रोजन खिसक के आमने सामने आ जाते हैं, तो ये जो बना ये फॉर्म, उसमें ये भी स्ट्रेनलेस होता है और ये है इक्लिप्स्ड फॉर्म। इसके अलावा दो फॉर्म और बनते हैं, एक तो होता है हॉप चेयर और एक होता है ट्विस्टेड फॉर्म। अभी हम फ्लिपिंग बताते हैं, उसमें हम इसको देखेंगे। तो यहां तक आप समझ गए होंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन में, तो ये स्टेगर्ड फॉर्म में है, सॉरी ये कौन सा है, समर्स प्रोजेक्शन, तो ये क्या है बच्चों, न्यूमैन प्रोजेक्शन। यहां तक आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से इसे।
अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं 1-3 इंटरएक्शन और एक होता है 1-4 इंटरएक्शन। ये दोनों मिलते हैं चेयर और बोट फॉर्म। तो देखो 1-3 इंटरएक्शन क्या है? अगर आप चेयर फॉर्म को देखें तो आप देख रहे हैं कि चेयर फॉर्म में ये जो कार्बन एटम्स हैं और ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं 1 और 3 पोजीशन 1 2 3, तो ये जो कार्बन है और ये कार्बन एक दूसरे के काफी आमने सामने है। जस्ट ऐसा ही ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन देखो एक दूसरे के काफी आमने सामने है, लेकिन ये डिस्टेंस काफी होती है 1/4, जो ये वाली डिस्टेंस है उससे कहीं ज्यादा है। ऐसे में ये इंटरएक्शन जो है इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी कि ये फ्लैग कोर इंटरएक्शन। तो पहले यहां समझना, तो इसी तरह से इनके बीच की जो इंटरएक्शन है, या हम ये कहें कि इनके बीच में जो वांडरवाल, ये वाली जो वांडर वाल्स, ठीक है, रिपल्सन है, इसी रिपल्सन को ही हम क्या बोलते हैं 1-3 हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन के बीच में लगता है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन वंडरवाल इंटरएक्शन, कार्बन के इनके जो ये ग्रुप्स हैं या कार्बन एटम्स के बीच में तो ये 1-3 कार्बन कार्बन इंटरएक्शन। ये काफी डिस्टेंस होती है। हाइड्रोजन एटम की जो वंडरवाल्स डिस्टेंस है, जो कि कितनी होती है वंडरवाल डिस्टेंस हाइड्रोजन की, अगर आप देखें तो हाइड्रोजन में होती है 230 और ये जो है 183। तो यहां पर जो बिकॉज फ्लैग कोर डिस्टेंस 283 इज लेस देन वंडरवाल डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन, वंडरवाल डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन जो होती है वो है 240 पिकोमीटर। वंडरवाल हाइड्रोजन डिस्टेंस मतलब ये है 240 पिकोमीटर। ओके, तो उससे कहीं ज्यादा है और ऐसे में ये इंटरैक्शन उतना इफेक्टिव नहीं है जितना फ्लैग कोर इंटरैक्शन। फिर भी ये इंटरैक्शन, तो फिर से समझे कि 1-3 इंटरैक्शन क्या है बच्चों, कि चेयर फॉर्म में जो दो 1 और 3 पोजीशन के हाइड्रोजन एटम्स हैं उनके बीच में जो एक वंडरवाल रिपल्सन लगता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं 1-3 हाइड्रोजन इंटरैक्शन, या कार्बन कार्बन के एटम्स के बीच में। दूसरी है 1-4 इंटरैक्शन या फ्लैग कोर, इसी को हम क्या बोलते हैं फ्लैग कोर इंटरैक्शन। ये बोट फॉर्म में मिलती है। बोट फॉर्म में जो हाइड्रोजन, ये आप देख रहे हैं कि इस टर्मिनल का 1 और 4 पोजीशन 1 2 3 और जो 4, इन हाइड्रोजन्स के बीच में जो एक वंडरवाल रिपल्सन, स्टैटिक रिपल्सन लगता है, उसे बोला जाता है 1-4 फ्लैग कोर इंटरैक्शन। ये फ्लैग कोर इंटरैक्शन जो है ये मॉलिक्यूलर एनर्जी को काफी इंक्रीज करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो डिस्टेंस है बच्चों यहां से लेके यहां तक की, ये 183 पिकोमीटर, जबकि हाइड्रोजन एटम्स की, जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, ये हाइड्रोजन, इनके बीच का जो वांडरवाल, कौन सी वांडरवाल्स इंटरैक्शन जो है, ये डिस्टेंस है वो कितनी है 240 पिकोमीटर, जो उससे कम है। तो ऐसे में जब दो हाइड्रोजन वंडरवाल डिस्टेंस से कहीं ज्यादा अंदर की तरफ घुसेंगे, मतलब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जब एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं तो इनमें एक रिपल्सन लगता है और इसी रिपल्सन को बोला गया है 1-4 इंटरैक्शन या फ्लैग कोर इंटरैक्शन। ये जो इंटरैक्शन है इससे मॉलिक्यूलर एनर्जी बढ़ती है। ऐसा इसलिए कि फ्लैग कोर इंटरैक्शन इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोट फॉर्म because flag pole distance 183 is less than van der Waals distance 240 picometer. Then van der Waals distance hydrogen, therefore repulsion arises between flag pole hydrogen which is increased 27 kilojoule per mole energy of both form than chair form. समझ गए बच्चों कि ये जो फ्लैग पोल डिस्टेंस है वो हाइड्रोजन की वंडरवाल डिस्टेंस से कम हो गई। ऐसे में हाइड्रोजन वंडरवाल डिस्टेंस तक तो रिपल्सन नहीं लगेगा, लेकिन वंडरवाल डिस्टेंस के बाद जैसे ही अंदर की तरफ हाइड्रोजन आएंगे फ्लैग पोल इंटरैक्शन स्टार्ट हो जाएगी और ये मॉलिक्यूलर एनर्जी को बढ़ाती है। यही रीजन है कि जो बोट फॉर्म है उसकी एनर्जी चेयर फॉर्म से 27 किलोजूल पर हो जाती है। हालांकि ये एनर्जी इतनी है कि ये रूम टेम्परेचर में ही अवेलेबल होती है, जिससे बोट फॉर्म चेयर फॉर्म एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं और इनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता। समझ गए बच्चों कि 1-4 इंटरैक्शन क्या है, जो बोट फॉर्म है उसके 1 और 4 जो हाइड्रोजन है इनके बीच का जो रिपल्सन है से ही बोला गया है फ्लैग कोर इंटरैक्शन। ये डिस्टेंस जो है दोनों की 183 पिकोमीटर है, जो कि हाइड्रोजन की वंडरवाल डिस्टेंस जो है 240 पिकोमीटर से कम है। मींस हाइड्रोजन की वंडरवाल डिस्टेंस तक तो रिपल्सन नहीं लगेगा, लेकिन उसके अंदर तरफ आएंगे हाइड्रोजन को जैसे ही आप खिसकाओगे और ये 183 पिकोमीटर बचेगा तो इसमें बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण होगा और ये प्रतिकर्षण ही
जो है इसके बोट फॉर्म को चेयर फॉर्म से ज्यादा एनर्जी का बना देता है। और कितनी एनर्जी बढ़ जाती है? 27 किलो जूल पर मोल। इसको बोलते हैं फ्लैग फोर एनर्जी। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे दोनों इंटरेक्शन, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, यहां पर हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है रिंग फ्लिपिंग। रिंग फ्लिपिंग का मतलब होता है कि जो एक चेयर फॉर्म है वो दूसरे चेयर फॉर्म में चेंज होता है। एक चेयर फॉर्म का मतलब सपोज ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, तो ये फिर ऊपर हो जाए और ये नीचे की तरफ चली जाए। मतलब 4 कार्बन ऊपर की तरफ और 1 कार्बन नीचे की तरफ चला जाए, तो इसे बोलते हैं क्या? रिंग फ्लिपिंग। ये एक एनर्जी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, मींस इस फॉर्म से इस फॉर्म तक में चेंज होना है, सीधी सी बात है, यहां से यहां तक। तो जो एनर्जी लगती है ये कितनी है? प्लस एनर्जी जो है इस तरह से, ये है एनर्जी की वैल्यू होती है 45.18 किलो जूल पर मोल। और ये इतनी एनर्जी है जो कि एक रूम टेम्परेचर में अवेलेबल होती है। और ऐसे में ये जो फ्लिपिंग है ये चलती रहती है। जस्ट ऐसा ही चेयर फॉर्म से बोट फॉर्म, बोट फॉर्म से फिर इस तरह के ये भी कन्वर्जन अपने आप चलता है। मींस हम इन किसी भी कन्फर्मर को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। तो कन्वर्जन ऑफ वन चेयर फॉर्म टू अनदर चेयर फॉर्म एंड रिक्वायर्ड 45.18 किलो जूल एनर्जी which is available at room temperature, therefore ring flipping takes place at room temperature। समझ गए ना कि एक चेयर फॉर्म से दूसरे चेयर फॉर्म में कन्वर्जन रिंग फ्लिपिंग कहलाता है। इसके लिए जो एनर्जी है वो 45.18 किलो जूल, चाहे ये इसमें चेंज हो चाहे ये इसमें, ये एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, जो कि एक रूम टेम्परेचर में ही अवेलेबल है। और ऐसे में ये कन्वर्जन अपने आप स्पॉन्टेनियसली चलता रहता है। एक कुर्सी रूप का दूसरे कुर्सी रूप में अंतर परिवर्तन ही रिंग फ्लिपिंग कहलाता है। इसके लिए 45.18 किलो जूल एनर्जी की आवश्यकता होती है जो कमरे के ताप पर उपलब्ध होती है, और इसलिए यह परिवर्तन कमरे के ताप पर चलता रहता है। देखो अब हम इस तरह से फ्लिपिंग को समझें। ये है हमारा चेयर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? चेयर फॉर्म। अब क्या होता है, चेयर फॉर्म इस तरह से फैल जाता है। अभी आप चेयर फॉर्म यू देख रहे थे, अब ये जो एटम्स हैं ये 1 2 3 4 5 6 एक खुली किताब की तरह हो गए। ऐसे आप समझ सकते हैं कि वो इस तरह से। अब जब ये हाफ चेयर फॉर्म बनता है, ये जो फॉर्म बना है हाफ चेयर, ये हाफ चेयर में क्या दिखाई देता है कि ये जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं ये अपने ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा हो जाते हैं। ये 109.28 डिग्री से डेविएट हो जाते हैं। तो यहां पर ये स्ट्रेन आता है। क्या आ जाता है बच्चों? स्ट्रेन, मॉलिक्यूलर स्ट्रेन होता है। और यही रीजन है कि ये सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कन्फर्मर होता है। ये बीच में केवल कन्वर्जन में बनता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे हुआ कि ये जो बॉन्ड्स हैं बच्चों ये फैल गए। ये जो 3 कार्बन का और 5 ये इस तरफ खिसक गया और ये इस तरफ खिसक गया, ऐसे। तो ये बन गया जस्ट ऐसा ही, ये इस तरफ गया, ये इस तरफ आ गया, तो हमारा ये हाफ चेयर फॉर्म बन जाता है। ये बॉन्ड ये है, ऐसे देखें आप, ऐसे देखो, ये ऐसे एक खुली हुई किताब की तरह ये हाफ चेयर दिखती है। जैसे लैपटॉप खुला हो बिल्कुल वैसा। जब लैपटॉप खुलेगा तो पहले तो ये एंगल 10928 का, लेकिन इस तरह से चेंज हो जाता है जिसके कारण इसमें स्ट्रेन आ जाता है और ये सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होता है। अब आगे क्या होता है देखो, अब ये जो है थोड़ा ऊपर की तरफ खिसकता है, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा 3 और 5 तो ऑलरेडी नीचे की तरफ था, तो ऐसा हो जाएगा। मतलब ये ऊपर गया तो ये नीचे आ जाएगा ऐसे, और ये 5 का 5 रहा। अब ये जो जब 3 नीचे आएगा तो ये इस तरह से 2 इस तरह खिसक जाता है ऐसे आगे की तरफ, और ये जो 6 है ये ऊपर की तरफ, और ऐसा मतलब ये इस तरह से हो गया कि एक ऐसी स्थिति में आ गया कि यहाँ पर दो, ये एक कार्बन 4 कार्बन हो गए। तो ये जो बॉन्ड है वो नीचे की तरफ, और 5 और 6 बॉन्ड जो है 5 और 6 बॉन्ड ऊपर की तरफ, और 3 और 2 बॉन्ड नीचे की तरफ। तो ऐसा बन जाएगा, ये सामने वाला हो गया 5 6 बॉन्ड, और ये 2 3 पीछे की तरफ, और बाकी 1 कार्बन और 1 कार्बन। तो ये यूं चलता रहता है जैसे कि ट्विस्टिंग चलती है कि नीचे की तरफ ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ ये ऊपर की तरफ, इस तरह से यूं।
इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ट्विस्ट फॉर्म, जिसका एंगल जो है थोड़ा सा चेंज होता है, 1092 या तो बराबर है, उससे थोड़ा सा चेंज होगा फ्लैपिंग में, इसलिए इससे कम थोड़ा एनर्जी इसकी होती है। फिर क्या होगा कि ये सारे बॉन्ड्स, ये 6 बॉन्ड जो है नीचे की तरफ आ जाए, 2 बॉन्ड ऊपर की तरफ चला जाए, ऐसे ही ये, तो ये चेंज होता है बोट फॉर्म में। फिर हाफ चेयर के बाद क्या आ जाता है, बोट फॉर्म। इसमें फ्लैगपोल इंटरैक्शन होती है, लेकिन ये इंटरैक्शन इनके स्ट्रेंथ से कहीं कम है, तो इसकी एनर्जी इस हाफ जो ट्विस्ट फॉर्म है उससे थोड़ा अलग होती है, कम। फिर आगे फिर फ्लिपिंग होगी। अब जैसे अभी आपने देखा था कि ये जो हमारा बोट फॉर्म है, अब बोट फॉर्म फिर हाफ चेयर में चेंज होता है। कैसे चेंज होगा, ये तो सेम वही का वही है, बस थोड़ा सा ये 1 और यहाँ वही पर ये चेंज आ जाएगा कि ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, तो ये इस तरह से फिर ये 2 फॉर्म बन गए, 3 और 5 तो वही पोजीशन है, 2 नीचे की तरफ आ गया और 6 ऊपर की तरफ चला गया, तो फिर बन गया हमारा क्या, ये ट्विस्ट फॉर्म। फिर वही ट्विस्टिंग चलती रहेगी। फिर ट्विस्टिंग के बाद फिर वही ट्विस्ट फॉर्म जो है चेयर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, हाफ चेयर में। कैसे, ये है 4, ये वही का वही रहा, ये थोड़ा खिसकना शुरू हो गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और इस तरह से ये जो बॉन्ड्स होते हैं इस तरह से है कि ये फिर हाफ चेयर, किस में आ गया, ये हाफ चेयर में चेंज हो जाता है। 1 कहाँ गया, कौन सा बॉन्ड था, आप देखें, आप इस तरह से था कि हमारे पास ये हो गया 4 3 फिर 2 1 और इस तरह से ये हाफ चेयर में चेंज हो गया। 4 5 ठीक है, नीचे की तरफ ये 6 आ गया, ठीक है, और 2 यहाँ आ गया और ये ऊपर की तरफ चला गया। तो इस तरह से हमारे पास फिर हाफ चेयर बना और फिर ये बॉन्ड नीचे की तरफ चला जाएगा, तो ये 1 आ गया, ये जैसा का तो ये कन्वर्जन में ये आप फिर से बन गया क्या, चेयर फॉर्म। तो इस चेयर फॉर्म को इस चेयर फॉर्म में चेंज होने के लिए कुल मिला के इतने कन्फर्मेशन चलते हैं, बीच में बनते हैं कन्फर्मर्स। तो ये है चेयर फॉर्म, हाफ चेयर, ट्विस्टेड फॉर्म, बोट फॉर्म, कुल मिला के 4। अब हमें इसका एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये जो अभी मैंने आपको रिंग फ्लैपिंग बताई है, इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर हम देखें तो क्या होगा, तो देखो सबसे कम एनर्जी किस फॉर्म की है, चेयर फॉर्म, यहां से स्टार्ट। फिर अभी आपने देखा चेयर फॉर्म जब चेंज होता है हाफ चेयर में, ये किसमें है, हाफ चेयर। इसलिए इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी इसलिए बच्चों क्योंकि इसमें स्ट्रेन रहता है, स्ट्रेन वाला को देखिए, यहाँ पर क्या रहता है, ये स्ट्रेन, इसीलिए स्ट्रेन के कारण सबसे ज्यादा एनर्जी है। तो चेयर फॉर्म और हाफ चेयर के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो 45.1 किलो जूल पर मोल, और यही हम देखते हैं कि एक चेयर फॉर्म से दूसरे चेयर फॉर्म में चेंज होने का मैक्सिमम एनर्जी कितनी अब्सॉर्ब। फिर जब ट्विस्टेड फॉर्म आता है तो थोड़ा एनर्जी डिक्रीज होती है, और अब ये कितनी हो गई, 23 किलो जूल पर मोल। अगर आपसे कहा जाए ये डिफरेंस कितना होगा, कौन सा एनर्जी चेंज हो जाएगा, डेल्टा E इक्वल टू E हाफ चेयर माइनस E ट्विस्टेड। तो हाफ चेयर ट्विस्टेड का आप निकाल सकते हैं, 45.28 में से 23 माइनस कर दो, 22.18 आ जाएगा, ठीक है, ये एनर्जी आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद बोट फॉर्म बन जाएगा। बोट फॉर्म में इसलिए एनर्जी इससे ज्यादा होगी क्योंकि फ्लैगपोल इंटरैक्शन हो जाती है, ऐसे में इसकी एनर्जी फिर बढ़ गई। फिर वही आ जाएगा ट्विस्टेड, तो फिर 23 की एनर्जी में आ जाएगा, फिर वो हाफ चेयर में चेंज होगा और फाइनली किस में चेंज हो जाता है, दूसरे चेयर फॉर्म में। तो इस तरह का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिखाई देता है रिंग फ्लैपिंग में, समझ गए ना। तो ये आप देख रहे हैं हाफ चेयर फॉर्म में है, ये 2 चेयर फॉर्म में है, 2 ट्विस्टेड फॉर्म बनते हैं और एक बीच में क्या बन जाता है, बोट फॉर्म। तो बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म भी एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं और इसके लिए जो एनर्जी लगती है वो बहुत कम है, और ऐसे में बोट फॉर्म, चेयर फॉर्म इन दूसरों या फिर एक चेयर फॉर्म दूसरे चेयर फॉर्म इनके एक दूसरे से सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। मींस जो कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स है, समझ गए ना बच्चों, कि कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन नॉन रिजॉल्वेबल, समझ गए बच्चों, इनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता, इनके लिए कोई रेजोल्यूशन नहीं होगा। तो यहां तक
अब देखो बच्चों, अब आपको दे दिया जाए एल्काइल साइक्लोहेक्सेन या मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन मींस एक एल्काइल ग्रुप लगा दें। तो देखो एल्काइल ग्रुप की टू पोजीशंस हो सकती हैं, या तो ये एक्सियल में हो या इक्वेटोरियल में हो। अगर ये फ्लिपिंग होगी तो ये एक्सियल था तो इक्वेटोरियल में चेंज हो जाएगा। ओके, अब यहां देखोगे तो यहां पर एल्काइल ग्रुप की 1,3 इंटरेक्शन हो रही है, 1 यहां से और यहां, कुल मिला के इसमें 1,3 इंटरेक्शन होगी और 2,1,3 इंटरेक्शन। समझ गए ना आप? इसमें कितनी दिख रही है आपको? एक ये और एक ये। तो ऐसे में जब 1,3 इंटरेक्शन होगी तो ये लेस स्टेबल होगा, इसमें कोई भी 1,3 इंटरेक्शन नहीं होगी, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हम इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखें, इसमें कन्वर्जन हो रहा है इक्विलिब्रियम इक्वेटोरियल फॉर्म अपॉन एक्सियल, अगर RH में तो दोनों 50-50% होंगे। ठीक है, अगर R की जगह क्या करते हैं हम H रखते हैं साइक्लोहेक्सेन, तो दोनों बराबर होते हैं 50%, इक्वेटोरियल का परसेंटेज आएगा 50। फिर जब हम मिथाइल ग्रुप रखते हैं तो ये 18 आता है, इसका मतलब एक्सियल 1 है तो इक्वेटोरियल 18 मोल्स बन रहे हैं। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा कि इसका मोल्स किसके इक्वेटोरियल के 18 अपॉन में टोटल 19 into 100 तो 94%। अगर हम मिथाइल ग्रुप रखते हैं तो ये 23 आता है, मींस एक्सियल 1 है तो इक्वेटोरियल 23 मोल्स है तो 23 अपॉन टोटल मोल्स into 100 95%। प्रोपाइल ग्रुप रख दें तो ये लगभग 98-97%। टर्सरी ब्यूटाइल रखें तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 4000 है, इसका मतलब एक्सियल 1 बन रहा है तो इक्वेटोरियल 4000, तो हम परसेंटेज लगभग 100%, मींस यहां टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप कर दें तो वो मैक्सिमम किस में चला जाएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन में। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात कर तो डाई सब्स्टिट्यूटेड में दोनों मिथाइल ग्रुप या दोनों एल्काइल ग्रुप एक्सियल पोजीशन में रख दो, दोनों को इक्वेटोरियल पोजीशन में रख दो या एक्सियल और इक्वेटोरियल रख दो। जब हम ये दोनों मिथाइल ग्रुप कहां रखें? आप देख रहे हैं एक्सियल में, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? ट्रांसफॉर्म। जस्ट ऐसा ही ये क्या है? ट्रांसफॉर्म। इसमें दो बार 1,3 इंटरेक्शन आ रही है, ऊपर से भी और नीचे से, तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म है और ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। इनमें एक 1,3 इंटरेक्शन आएगी प्लेन के नीचे से या प्लेन के ऊपर से, तो ये AE या EA। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, फिर एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल, और सबसे कम स्टेबल क्या होगा? एक्सियल एक्सियल। तो इनके ना ऑर्डर पूछ लिए जाते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। ओके, तो इसे आप नोट करें। अब देखो बच्चों, ये कुछ साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव्स लिखे हैं, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना हो तो कैसे बताना? तो देखो, अगर हम पहला देखें, मिथाइल ग्रुप दोनों एक्सियल में है, दोनों इक्वेटोरियल में है और एक एक्सियल और इक्वेटोरियल में, तो ये फॉर्म में 1,3 इंटरेक्शन होगा। देखो यहां से ये, इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं है और इसमें केवल क्या होगा? इस तरह से इंटरेक्शन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? इक्वेटोरियल, उससे कम AE और सबसे कम E। ये दोनों ट्रांसफॉर्म में है, ये ट्रांसफॉर्म में है, ये सिस फॉर्म में है। दूसरा अगर हम इसको देखें, देखो यहां पर ये देखो आपकी ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? सिस फॉर्म में। सिस का मतलब क्या हुआ कि आपको ये सिस फॉर्म में दिखाना है कि दोनों मिथाइल ग्रुप, तो हम ऐसा ले सकते हैं कि यहां पर मिथाइल ग्रुप ऐसा लगा दें और एक मिथाइल ग्रुप यहां ऐसे, तब इससे आ जाएगा इक्वेटोरियल, नीचे की तरफ ये है। तो यहां पर आपको ये है कौन सा हो गया? आप देखो AE फॉर्म। ठीक है, अभी इसको हटा दें और अब हम यहां पर आ जाएं, ये है हमारा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में एक को हम ऐसा रख दें तो दूसरे को हम ऐसा ले लें, तो इस तरह का जो फॉर्म बनेगा ये कौन सा हो गया? AE फॉर्म। तो आप देखोगे कि यहां पर ये हो गया AE फॉर्म, तो AE मोर स्टेबल देन ये हो जाएगा AE। इसका मतलब है कि अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट मोर स्टेबल है सेकंड। यहां आ जाए मिथाइल ग्रुप, मिथाइल को हम एक्सियल और ये है इक्वेटोरियल। अब हम इसको इक्वेटोरियल कर दें, ये मिथाइल को इसमें एक्सियल इसमें कर दें और ये इक्वेटोरियल। तो देखो यहां पर मिथाइल ग्रुप के साथ इंटरेक्शन की, अब यहां पर इथाइल ग्रुप के साथ होगी, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। ओके, यहां चले जाएं दो मिथाइल ग्रुप में, आप देखें कि यहां पर ये है एक्सियल पोजीशन में और ये है इक्वेटोरियल में। अब मैंने इसको इक्वेटोरियल कर दिया और ये है एक्सियल में,
तो कौन ज्यादा स्टेबल है देखो, तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप इक्वेटोरियल था, ये एक्सियल था, यहाँ मिथाइल इक्वेटोरियल है, अब ये एक्सियल, तो फर्स्ट मोर स्टेबल देन ये एक्सियल में जो बड़ा ग्रुप आएगा वो स्टेबिलिटी कम कर देगा। यहाँ देखें दोनों एक्सियल में है और यहाँ दोनों इक्वेटोरियल में है, तो फर्स्ट की अपेक्षा सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ये देखो ट्रांस फॉर्म में बना हुआ है, ट्रांस का मतलब है कि दोनों मिथाइल ग्रुप या तो ऐसे रख दो या फिर एक और कन्फर्मर बना सकते हैं। तो ये वाले में देख रहे हैं आप कि ये इस तरह से बनेगा, और अगर हम इस तरह से ले लें तो या तो दोनों को हम एक्सियल और इक्वेटोरियल में 1 2 में रखें और इस तरह से बना दें, तो ये इस तरह से, तो यहाँ पर दोनों एक्सियल में है, यहाँ पर एक इक्वेटोरियल एक्सियल है, तो फर्स्ट से ज्यादा सेकंड स्टेबल होगा। तो इस तरह से आपको ना साइक्लोहेक्सेन के डेरिवेटिव्स बने होते हैं। आपको ये देखना है कि अगर कोई ग्रुप एक्सियल पोजीशन में आता है तो वो कम स्टेबल होगा, 2 बार एक्सियल में आ जाए तो और कम स्टेबल, 2 बार इक्वेटोरियल में आ जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल। बड़ा ग्रुप एक्सियल में आता है तो स्टेबिलिटी कम करेगा, छोटा ग्रुप अगर एक्सियल में आता है तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इस बेस पर आपको साइक्लोहेक्सेन के डिफरेंट डेरिवेटिव्स में कन्फर्मर्स देखना है और उनकी स्टेबिलिटी। तो देखो ये पूरा पार्ट हो गया साइक्लोहेक्सेन में कन्फर्मेशन। अब हम जो नेक्स्ट लेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।